गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो चित्र भेजा था उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। ये माउथ है, माउथ केविटी में माउथ और बक्कल केविटी आती है। माउथ जो ओपन है वो केवल माउथ कहलाता है। उसके बाद टीथ, टंग और जो अंदर की जो केविटी उसे कहते हैं बक्कल केविटी। ठीक है, तो माउथ में क्या क्या पाए जाते हैं? टीथ, टंग और सेलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। 3 तरीके की सेलिवरी ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड जो कान की तरफ में अंदर की तरफ को होती है। इसके बाद सब लिंगुअल है। सब लिंगुअल जो हमारे टीथ में आगे की तरफ माउथ में होती है। उसके बाद है सब मैंडिबल जो हमारी जहाँ जीभ जुड़ी होती है उस तरफ होती है, वो सब मैंडिबली ग्लैंड कहलाती है। इसके बाद जो माउथ खुलता है, ओपनिंग होती है अंदर की तरफ, वो फेरिंग्स में होती है। फेरिंग्स और ईसोफेगस के बीच में एक एपिग्लोटिस होता है जो फूड को अपन जब भोजन निगलते हैं उस समय श्वास नली को या ट्रैकिया को क्या कर लेता है? बंद कर देता है, जिस कारण फूड ट्रैकिया में नहीं जाता। इसलिए खाते समय बोलने से मना किया जाता है, क्योंकि जब भी बोलेंगे तो ट्रैकिया से जब हवा निकलेगी तभी साउंड बनेगा। इसलिए निकलते समय बोलने के लिए मना किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस की जो टोटल लंबाई है, जो इसकी टोटल लेंथ है, वो कितनी है? 20 to 22 सेंटीमीटर। एंड आफ्टर द ईसोफेगस ओपन इनटू स्टोमक। स्टोमक एक लार्ज थैले शेप है जो कि जे आकार का होता है। इसके बाद जो स्टोमक है उसकी ओपनिंग होती है डिओडेनम में, जो सी के आकार की है, जो आप देख सकते हैं। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2.4 सेंटीमीटर होती है। डिओडेनम में ही पेनक्रियाज और लिवर खुलते हैं। जो लिवर का जो वजन है वो 1.5 to 2 kg होता है। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। इस लिवर में जो बाइल जूस बनता है, वो लिवर सेल में जो बाइल जूस बनता है वो गोल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और गोल ब्लैडर से बाइल डक्ट के द्वारा, ये है बाइल डक्ट, क्या है जी? बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के द्वारा डिओडेनम में जाता है और इसके बाद पेनक्रियाज पाया जाता है। पेनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके की ग्लैंड है। पेनक्रियाज कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके की ग्लैंड है। इनसे एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन्स भी निकलते हैं। और इसके बाद बाइल जो गॉल ब्लैडर की जो बाइल डक्ट है और पेनक्रियाज डक्ट है आपस में मिलकर एक सिंगल डक्ट बना लेती हैं जो डिओडेनम में खुलती है। डिओडेनम के बाद ये नीचे की तरफ आती है और ये क्या कहलाती है? जेजुनम। जेजुनम की जो लंबाई है 2.4 मीटर तक होती है। डिओडेनम की जो लंबाई है वो भी 2.4 होती है। जेजुनम जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है ये इलियम कहलाता है, जहाँ ये सीकम से जब ओपनिंग होती है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन की सीकम में ओपनिंग होती है तो वो वाला पार्ट क्या कहलाता है? इलियम। इसकी लंबाई 2 to 4 मीटर होती है। इलियम के बाद ये सीकम में खुलता है। सीकम एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है। बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का जो शाकाहारी हैं उनमें इसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। लेकिन ह्यूमन में ये क्या है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल जो हमारे शरीर में काम की नहीं होती, उन ऑर्गनों को वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। इसके बाद कोलन आता है। कोलन ये इतना कोलन होता है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1.5 मीटर होती है। कोलन लास्ट में रेक्टम, और रेक्टम लास्ट में किस में ओपन होता है? एनस में ओपन होता है। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने आपको 3 पार्ट बताए थे। उन 3 पार्ट का थोड़ा सा और विस्तार से देख लीजिए। ये हमारा स्टोमक हो जाता है। स्टोमक के बाद जैसे ये सी आकार में मुड़ता है, ये जो सी आकार है या यू आकार जो मान लो आप, ये क्या कहलाता है? डिओडेनम। इसके बाद जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं ये कहलाता है जेजुनम, और जब ये सीकम में मिलता है तो ये लास्ट पार्ट कहलाता है इलियम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। इसकी लंबाई है 2.4 मीटर, इसकी लंबाई है 2.4 मीटर, और ये होता है 2 या फिर 4 मीटर तक लंबी हो सकती है। इसके बाद हमारा है जो हमने अभी आपको कोलन बताया था। कोलन में 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग। कौन कौन से? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन के बाद ये सिग्मोइड स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो सिग्मोइड कोलन कहलाता है, जो टेढ़ा मेढ़ा है थोड़ा सा।
इसके बाद एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर आएगा, क्या कहलाएगा, रेक्टम। रेक्टम के बाद एनल होते हैं, इनमें 2 स्पिनेक्टर होते हैं, 2 वाल्व होते हैं। ठीक, ये आ जाती है टंग, जो हमारे जीभ होती है उसको टंग कहते हैं। उसमें बहुत सारी अगर अपन देखें तो दरदरी सी दिखाई देगी, यानी दाने से दिखाई देंगे। वो जो दाने हैं वो क्या कहलाते हैं, टेस्ट बर्ड कहलाते हैं। हमारी जीभ में जो दाने हैं वो क्या कहलाते हैं, टेस्ट बर्ड कहलाते हैं। ये टेस्ट बर्ड जो हमें हर चीज़ का टेस्ट कराते हैं कि कोई चीज़ स्वीट है या सॉर है या सॉल्ट है या बिटर है, यानी कोई चीज़ मीठी है, खट्टी है, कड़वी है ना, नमकीन है, इसका हमें एहसास कराते हैं। कौन कराते हैं, टेस्ट बर्ड। किस में पाए जाएंगे, जीभ में। कितने तरीके के हैं, 4 तरीके के हैं। इसमें जो अपन लास्ट में जब अपन को बुखार होता है तो जीभ में जहाँ कड़वापन सा लगता है वहाँ ये क्या है, बिटर वाली वर्ड्स हैं। इसके बाद साइड में ये क्या है, सॉल्ट वाली है। बीच में जो पूरे में है वो क्या है, सॉर या खट्टेपन का स्वाद कराती हैं। और यहाँ पे जो है आगे की तरफ वो किसका कहलाती हैं, स्वीट। ठीक है, तो ये अपनी 4 हैं, बिटर, सॉल्ट, सॉर और स्वीट। इसके बाद आते हैं ह्यूमन टीथ। ह्यूमन में 4 प्रकार के दांत हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पहला क्या है, इंसीजर, कैनाइन, सेकंड, थर्ड में प्रीमोलर और मोलर हैं। जो इंसीजर हैं वो देखिए फ्लैट हैं। इसके बाद कैनाइन थोड़े से अपने पॉइंटेड हैं, और प्रीमोलर और मोलर दोनों फ्लैटेड हैं। ठीक, ये जो इंसीजर है वो किसी चीज़ को कुतरने का काम करते हैं, और जो कैनाइन है वो जो फूड मटेरियल होते हैं उनको चीरने फाड़ने का काम करते हैं। प्री मोलर और मोलर ग्राइंडिंग का काम करते हैं, पीसने का, च्युइंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं। इसके बाद हमारे जो टीथ की जो वैरायटी है वो हेट्रोडोंट यानी विषमदंती, थीकोडोंट यानी गर्तदंती और डाइफाइडोंट यानी द्विवारदंती कहलाते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब क्या बोला, विषमदंती, यानी विभिन्न प्रकार के हैं, देखिए है ना, अलग अलग प्रकार के हैं, तो इन्हें बोलते हैं हेट्रोडोंट। थीकोडोंट क्या है, जहाँ हमारा दांत टूटा होगा तो बीच में गड्ढा दिखाई देता है ना, तो ये जो दांत होते हैं कैविटी में फिट होते हैं, इन कैविटी की वजह से इनको क्या बोलते हैं, थीकोडोंट कहते हैं। एक गर्त में धसे रहते हैं, गड्ढे में या पिट में धसे फिट होते हैं, इसलिए इन्हें थीकोडोंट बोलते हैं। डाइफायोडोंट का मतलब है जीवन में 2 बार निकलते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो आते हैं वो 4-5 साल तक आते हैं, उसके बाद टूटना शुरू हो जाते हैं, और 12-13 साल के बाद धीरे धीरे हमारे परमानेंट टीथ आने लगते हैं, और बड़े तक 18-19 साल की उम्र तक में हमारे 30 दांत तक हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे जो डेंटल फार्मूला है वो देख लीजिए। इंसीजर कितने हैं, 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2 और 3/3 मोलर हैं। ठीक है, ये अपन का वन साइड का जो जॉ है वो दिखाई दे रहा है ऊपर नीचे का। ठीक है, दोनों साइड का नहीं दिखा रहा, लेफ्ट या राइट साइड कोई भी मान लीजिए। एक साइड के अपन दोनों तरफ के ऊपर नीचे के दांत दिखा रहे हैं, तो 2 इंसीजर हैं ऊपर नीचे, फिर 2 कैनाइन यानी नुकीले दांत, उसके बाद अपने 2 प्रीमोलर हैं और फिर 3 मोलर हैं, 3 मोलर हैं। तो ये फार्मूला अगर अपन करेंगे तो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 हो गए। 8 का जस्ट अपन डबल कर देंगे तो 16 हो जाएंगे, और 16 का जब हम डबल कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। चाइल्ड में क्या होता है, मिल्क टीथ में 2/2 इंसीजर हैं, 1/1 कैनाइन है, लेकिन प्री मोलर नहीं होते हैं, और मोलर कितने होते हैं, 2। इस तरीके से क्या हो गया, 2, 1, 2, 5, और नीचे के गिनेंगे तो 2, 1, 2, 5 यानी 5 और 5 क्या होगा, 10, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20। तो जो मिल्क टीथ हैं वो 20 होते हैं। हम आपको बता दें कि किस तरीके से हम बता रहे हैं जी। हम केवल इतना एक साइड का जड़वाड़ा बता रहे हैं, इंसीजर और इसके बाद कैनाइन, फिर अपन प्रीमोलर, मोलर और मोलर, फिर जो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये दांत हैं। तो ये 2 क्या हो गए, इंसीजर, फिर एक हो गया कैनाइन, फिर जो हो गए प्रीमोलर, और ये कौन से हो गए, 3 मोलर। ठीक है, तो इस तरीके से ये दांत हो जाएंगे।
ऊपर कितने हो जाएंगे 2 1 2 3 कितने हो 8 और नीचे कितने हो जाएंगे 8 8 और 8 को जोड़ देंगे तो 16 और 16 का 2 कितना हो जाएगा 16 का 2 कितना हो जाएगा 32। तो किसमें होगा एडल्ट में। और इसके बाद जो चाइल्ड हो जाएंगे उनमें प्री मोलर नहीं होंगे और मोलर नहीं होंगे, ठीक है, 2 होंगे। तो ये हो जाएंगे अपने 5 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएंगे 20। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा चाइल्ड के मिल्क टीथ का। ठीक, इस तरीके से ये चाइल्ड का हो जाएगा और वो किसका हो गया था एडल्ट का। अब हम इसमें एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको बता रहे हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। तो माउथ में थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, स्टोमक में नहीं होगा। इसके बाद छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर अपन काट के देखेंगे तो उसमें उंगली के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन उंगली के समान संरचनाओं को अपन विलाई कहते हैं। और इसमें ये जो लाइन जा रही है जिसमें हमने खाली दिखाया है, ये लाल रक्त आर्टरी है और जो ये ब्लैक कलर की जा रही है वो वेन्स हैं। ठीक है, तो इनमें आर्टरी और वेन्स यानी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है अंदर। और यही ब्लड नेटवर्क क्या करता है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। इनमें देखिए जब हम ऊपर की तरफ इसके जाएंगे स्किन में तो ये देखिए माइक्रोविलाई बनी हुई हैं खूब सारी। ये क्या काम करती हैं, जो इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन चूँकि अपने आप में खूब बड़ी है उसका एरिया बढ़ा देती हैं, एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देती हैं, जिस कारण जो भी न्यूट्रिएंट्स इसमें हमारी बॉडी में आ जाते हैं उन सब का क्या हो जाता है एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वो ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड के बाद जो स्टोरेज टिश्यू हैं उनमें जो हमारी बॉडी में जो बच जाता है एक्सेस मटेरियल जो बच जाता है उसको स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद जो फूड मटेरियल होता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन में जाके स्टोर हो जाते हैं और उसको समय समय पे रेक्टम एनएस के द्वारा शरीर से एग्जिट कर दिया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में एक और हमने आपको कल बताया था कि जो ऑप्शन के बारे में सुन लीजिए कि हमारे जो इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगली के समान के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये उंगली समान स्ट्रक्चर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है अगर हम उसको काट के देखेंगे तो अंदर की तरफ फिर से बना